Namaste all, I am JV Jaya Bhati from Jyoti Vidyapeeth Women's University from the Department of Fashion Designing under the Faculty of Education and Methodology. Today we'll be learning about textile fiber and yarn. ये बहुत important subject है for fashion designing student और in general also. So before that let us understand the three basic need of human. मनुष्य की तीन महत्वपूर्ण आवश्यकताएं: फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. विदाउट इट ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव. फूड, रोटी, कपड़ा एंड मकान. सो जैसे रोटी, फूड को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं और उसको एक प्रोसेस से कंप्लीट करके कुकिंग और नीडिंग के प्रोसेस से हम उससे खाना प्रिपेयर करते हैं. जैसे आटा और पानी से हम आटा गूंथ के और उसको रोटी बना के सेक के फूड प्राप्त करते हैं. वैसे ही शेल्टर, हम ईंट, पत्थर, सीमेंट इसको जोड़ के हम एक घर बना सकते हैं. उसके जैसे ही क्लोथ के इंग्रेडिएंट होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं. क्लोथ बनता है यार्न से, धागे से, और ये धागा बनता है फाइबर से. सो वी कैन से दैट fibers are the raw material for cloth. To understand how cloth, that is textile, is formed, we have to understand how yarn or the fabric fibers are made. So let us discuss what are textile fiber. Textile fiber क्या है? Textile fiber fundamental यूनिट्स हैं, फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है थ्रू विच यार्न और टेक्सटाइल बनता है. ये एक बेसिक मटेरियल है यूज टू मेक यार्न एंड फैब्रिक. ये एक प्रोसेस से जाता है वीविंग एंड निटिंग से, फिर फैब्रिक बनता है. और ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज से, प्लांट एंड एनिमल और मेन मेड थ्रू केमिकल प्रोसेस से प्राप्त हो सकता है. और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? ये लंबा होना चाहिए ताकि ये एक धागे में कन्वर्ट हो सके, स्पिन इनटू अ यार्न. ये स्ट्रांग होना चाहिए ताकि ये जो वीविंग, निटिंग और केमिकल प्रोसेस है उसको झेल पाए. ये इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ये टूटे नहीं इस प्रोसेस में. इस प्रोसेस को आराम से बेंड हो जाए, जैसे भी मोल्ड करना चाहते हैं हम वैसे हो जाए. इलास्टिक, ये इतना स्ट्रेचेबल होना चाहिए. ये स्ट्रेच जब करें, ये अपनी ओरिजिनल जब इसको रिलीज करें तब ये ओरिजिनल शेप में आ जाए. जैसे कि स्पेंडेक्स ड्यूरेबल होना चाहिए तो ये वियर और टियर को रेसिस्ट कर सके, मतलब ये कटने और फटने से बच सके. नाउ लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर. बेसिकली टेक्सटाइल फाइबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल के अंदर भी हम तीन कैटेगरीज देख सकते हैं: वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल. वेजिटेबल वो होता है जिससे जो हमें प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है. इसके अंदर आता है बास्ट, जो जूट होता है. जूट आप देख सकते हैं, ये जूट प्लांट है जिसको जूट फाइबर में कन्वर्ट किया जाए. सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं जिनसे हम डायरेक्ट फाइबर मिलता है, वो है कॉटन. जैसे ये कॉटन का सीड है और इससे हमें डायरेक्ट कॉटन मिलता है. लीव्स है, लीव्स से भी हम फाइबर्स मिल सकते हैं. जैसे ये पाइनएप्पल की लीव्स है, उसको हम प्रोसेस करके पीना फैब्रिक जनरेट कर सकते हैं. और एनिमल्स से वूल, सिल्क, हेयर, जो भेड़ के बाल होते हैं हम उससे ऊन मिल सकती है. सिल्क हमें ककून से मिल सकती है जो सिल्क वर्म से मिलती है. और एगेस्टोस
ये एक मिनरल है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग्स में, ये हमारे रॉक्स में मिलता है और ये मिनरल इस तरह का दिखता है। ये फाइबरस मिनरल है, फाइबरस रॉक है जिसमें थ्रेड जैसे आपको दिख रहे हैं वैसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं मैन मेड मतलब जो इंसान से प्रोसेस करके बनते हैं। रीजनरेटेड मतलब सेमी सिंथेटिक फाइबर्स जो एक सेल्यूलोस इंड्यूस होते हैं, सेल्यूलोस को प्रोसेस करके केमिकली उससे बनते हैं, जैसे विस्कोस रेयॉन। ये एक ऑल्टरनेटिव सिल्क का डेवलप किया गया था, ये प्लांट सेल्यूलोस से बनते हैं। एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट, ये कुछ एग्जाम्पल है जो सेल्यूलोस को प्रोसेस करके फिर उसका एक फाइबर जनरेट किया जाता है, तो इसीलिए इसको रीजनरेटेड टेक्सटाइल फाइबर बोला जाता है। जैसे कि विस्कोस, ये है जो शाइनी सा दिख रहा है आपको, ये है विस्कोस रेयॉन। अब देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर में आता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, मोडा एक्रेलिक, स्पेंडेक्स, ग्लास एंड ग्राफाइट। ये सारे केमिकल प्रोसेस से बनते हैं। ये है स्टेपल फाइबर फॉर पॉलिएस्टर, और ये पॉलिएस्टर को कन्वर्ट करके ऐसे शाइनी फाइबर्स में थ्रेड्स में कन्वर्ट किया गया है, और ये है बंडल ऑफ ग्लास फाइबर्स। So this is the basic classification of textile fiber. We will be discussing about these classification in the coming units, coming lectures in details. We will discuss each and everything in detail. हम इनको एक एक करके बारी बारी से समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर की क्या विशेषताएं हैं? टेक्सटाइल फाइबर स्ट्रेंथ, मजबूत होना चाहिए, एब्जॉर्बेंस होना चाहिए, मतलब वो किसी को पानी को सोखने का क्षमता होती है, जैसे कॉटन में, पॉलिएस्टर में जैसे पानी को रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी विशेषता है कि ये इसको ऑब्जर्व नहीं होने दे रहा। और इलास्टिक, जैसे स्पेंडेक्स होता है वो इलास्टिक है, उसको अगर खींचेंगे तो वो स्ट्रेच होगा और जब रिलीज करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। और थर्मल प्रॉपर्टीज के हीट रेसिस्टेंट है या ठंडक प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम जैसे देखें वूल, ऊन होती है, वो हमें हीट, जो बॉडी की हीट होती है वो बाहर नहीं आने देती, वो अंदर ट्रैप करके और हमें गर्माहट देती है। और लास्ट क्या विशेषता है? टेक्सचर और अपीयरेंस। टेक्सचर जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये जूट है, जूट का टेक्सचर हमें रफ दिख रहा है, और ये सिल्क फाइबर यार्न्स है जो हमें सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमने पढ़ी है इसकी टेक्सटाइल फाइबर की विशेषताएं। जो बेसिक विशेषताएं हैं वो यही है: स्ट्रेंथ, एब्जॉर्बेंस, इलास्टिसिटी, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेक्सचर एंड अपीयरेंस। कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई अंडरस्टैंडिंग फाइबर्स मैटर्स। फाइबर्स को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है? हम ताकि ऐसा हमारी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग गारमेंट डिजाइन कर पाए। अगर हमें फाइबर की बेसिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगी तो हम उसको यूज करके हमारी नीड के अकॉर्डिंग गारमेंट डिजाइन कर सकते हैं, और हमारा जो पर्पस है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा अगर पर्पस है एवरीडे वियर, तो हमें क्या चाहिए होगा? कंफर्ट चाहिए होगा। कंफर्ट चाहिए होगा तो हम यूज करेंगे कॉटन, जो ब्रीदेबल है डेली वियर के लिए, वो सॉफ्ट भी है और ब्रीदेबल भी है। दूसरा हमारा बेसिस हो सकता है फंक्शनैलिटी। हमारा क्या फंक्शन है? अगर हम एक्टिव वियर वो होते हैं जो जिम, योगा, स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं। फैब्रिक जो होता है मॉइस्चर वेकिंग एंड ड्यूरेबल। ये एक जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये क्या होते हैं? ये ड्यूरेबल होते हैं, ये इनको रफ टफ हम यूज कर सकते हैं। ये ड्राई फिट होते हैं, जितना जल्दी ये गीला होंगे उतना जल्दी ये सूखने में भी होते हैं, इसलिए इनको एक्टिव वियर्स और योगा वियर्स में हम यूज करते हैं। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी हो गई पॉलिएस्टर की। और ये अगर हमारा पर्पस है सस्टेनेबिलिटी मतलब हमें इतना यूज करना है कि हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है और हम किसी नेचर को भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो
तो इसलिए जैसे नेचुरल फाइबर्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो इको फ्रेंडली भी होते हैं, हम वो यूज करेंगे। नेचुरल फाइबर जो बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली है, हम वही यूज करेंगे अगर हमारा पर्पस है सस्टेनेबिलिटी। सो दिस इज वाई अंडरस्टैंडिंग फाइबर मैटर्स। कमिंग अप टू द हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर का इतिहास, ये हमने डिवाइड किया है कुछ कैटेगरीज में, तो हम उसको वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले है अर्लियर यूज ऑफ टेक्सटाइल। अर्लियर मतलब एंशिएंट सिविलाइजेशन से हम इसको शुरू होता है इसका टेक्सटाइल फाइबर का यूज, तो हम वो देखेंगे। एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन एंशिएंट सिविलाइजेशन से इसका यूज देखेंगे। जैसे इजिप्शियन यूज करते थे लिनन को वो फ्लेक्स प्लांट से प्रोसेस करके उसका लिनन बनाते थे और फिर उसको क्लोथिंग में और मम्मीफिकेशन में यूज करते थे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये वीविंग का उनका टेक्निक है, ये वीविंग का प्रोसेस है जो एंशिएंट टाइम से वो लोग फॉलो कर रहे हैं लिनन बनाने के लिए। ये लिनन उनको ठंडक और उसको ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए मम्मीफिकेशन के लिए ये यूज किया जाता है। ये हमने देखा प्राचीन सभ्यता में कैसे इजिप्शियन लोगों ने इसको लिनन को फ्लेक्स प्लांट, जो फ्लेक्स है वो फाइबर है, उससे जनरेट करके बनाया है। अब हम देखेंगे एंशिएंट टाइम में, प्राचीन सभ्यता में चाइनीज कैसे सिल्क बनाते थे। सिल्क वॉर्म, जो एक सिल्क वॉर्म कीड़ा होता है जो ककून से ककून बनाता है और वो ककून को कैसे सिल्क में कन्वर्ट किया जाता है, वो ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में। ये कोर्टयार्ड, चाइनीज कोर्टयार्ड की लेडीज हैं जो सिल्क वॉर्म से, ककून से सिल्क का प्रोसेस कर रही है। और इंडियंस इन एंशिएंट सिविलाइजेशन, हम भारतीय प्राचीन सभ्यता से कॉटन कल्टीवेट कर रहे हैं और उसको कॉटन को कल्टीवेट करके और उसको स्पिन करके चरखे से, और फिर हम उसका धागा बना के फिर उसका टेक्सटाइल भी बना रहे हैं। सो हमने देखा कि कैसे प्राचीन सभ्यता में ये तीन, इजिप्ट, चाइना और इंडिया, कैसे फाइबर को यूज करके अपने जरूरत के हिसाब से फैब्रिक डेवलप कर रही है। अब देखेंगे हम मिडिवल पीरियड, मध्यकाल में यूरोप जैसे ठंडा क्लाइमेट है तो वहां पे वूल का डोमिनेंस रहा है, तो वहां पे वूल वाली इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ी। और अब हम देखेंगे मिडिल ईस्ट ऐसा लोकेशन है जहाँ पे सारे ट्रेड रूट मिलते हैं। मिडिल पॉइंट है वो सारे ट्रेड रूट का, इसलिए वहां पे सिल्क, कॉटन एंड वूल तीनों का प्रोडक्शन और ट्रेड हुआ है, तीनों का प्रोडक्शन और व्यापार हुआ है। सो नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब मशीनीकरण। जब से मशीनें आई है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है, तब से इसमें क्या क्या चेंजेस आया है वो देखेंगे। 18th और 19th सेंचुरी में इन्वेंशन हुआ मशीन का, स्पिनिंग जेनी एंड पावर लूम। ये ऐसा स्पिनिंग जेनी है जो जिसको यूज करके फिर जो हाथ से हम प्रोसेस करते थे उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, और ये है जकार्ड लूम। और फिर उसकी कुछ टाइम बाद 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ सिंथेटिक फाइबर। ये रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर है, जो इंट्रोडक्शन है सिंथेटिक फाइबर की तरफ। जो सेमी सिंथेटिक फाइबर है, रेयॉन, क्रिएट हुआ सेल्यूलोज से, मतलब प्लांट बेस्ड ही होता है ये। सिल्क को सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेयॉन का आविष्कार हुआ, जो सेल्यूलोज बनते हैं वुड पल्प और वुड मटेरियल से, प्लांट मटेरियल से ये रीजनरेट करके क्रिएट किए गए थे। अब 20th सेंचुरी में 20वीं शताब्दी में डेवलप हुआ सिंथेटिक फाइबर।
सिंथेटिक फाइबर, जैसे सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है, कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, वो है नायलॉन, जो डेवलप किया गया ड्यूपोंटो से। ये है ड्यूपोंटो जिन्होंने नायलॉन का आविष्कार किया। ये सिल्क के जैसा दिखने वाला ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट था। और उसके बाद 1940 एंड 50s में इंट्रोड्यूस हुआ पॉलिएस्टर एंड स्पेंडिक्स, जो ड्यूरेबल के साथ साथ स्ट्रेचेबल भी थे, जैसे उसका लाइक्रा एग्जाम्पल है। फिर अब हम देखेंगे मॉडर्न एडवांसेस। मॉडर्न एडवांसेस लेटेस्ट में कौन से एडवांसेस और आविष्कार हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं। तो इनोवेशन लाइक मॉइस्चर वेकिंग, एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज, इको फ्रेंडली फाइबर्स, ये डेवलप हुए हैं। जैसे इको फ्रेंडली फाइबर, जैसे इसको रिसाइकिल करके, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल करके उसका स्क्रैप को निकाल के उसका फाइबर बना, फाइबर से यान बना, और फिर उसका एक फैब्रिक बना, टेक्सटाइल बना, क्लोथ बना, जिससे हम यूज कर सकते हैं कपड़े बनाने के लिए, गारमेंट्स बनाने के लिए, और अदर यूज भी कर सकते हैं उसको, अदर एक्सेसरीज भी बना सकते हैं, होम फर्निशिंग की, हैंडबैग्स, फुटवेयर, इसको कैसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे प्लास्टिक को फैब्रिक में कन्वर्ट किया गया है, वो हम इस मॉडर्न एडवांसेस टेक्निक में, हम इनोवेशंस में देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे टेक्सटाइल फाइबर डेवलप हुआ है ओवर द टाइम। इसको हम कैटेगरी वाइज देखेंगे, वन बाय वन। जैसे सबसे पहले है नेचुरल में कॉटन का डेवलपमेंट ओवर द पीरियड कैसे हुआ है, कैसे पहले कॉटन बनता था, या कैसे कॉटन को प्रोसेस करके सूती कपड़ा बनाते थे, अब हम देखेंगे। और दूसरा मॉडर्न यूजेस क्या है, मॉडर्न मशीनरी क्या यूज करके उसमें क्या चेंजेस आया वो देखेंगे। तो कॉटन अर्लियर डेवलपमेंट, हैंड हार्वेस्टेड, उसको हाथ से निकाल के फिर यूज करते थे, लेकिन बाद में हुआ कॉटन जिन का बाय एल ए विटनी 1792 में। उससे एक जो हैंड हार्वेस्टिंग प्रोसेस था वो कम हो गया, वो इस मशीन के थ्रू हम यूज करने लग गए, और वो इजी हो गया, वो टाइम को बचाया उसने, कॉस्ट को भी बचाया। अब मॉडर्न यूजेस क्या है, मॉडर्न यूजेस कॉटन में ये हुआ है कि ग्लोबली कल्टीवेट होने लग गया। अब सब जगह उसको उगाया जाता है, क्योंकि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फाइबर है। प्रोसेस किया जाता है एडवांस मशीनरी, ये देख पा रहे हैं आप, एडवांस मशीनरी है, जिससे जो काम हाथों से करते हैं उससे बहुत कम टाइम इससे लगता है, इससे कॉस्ट भी बची, और जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और अब हम देखेंगे सिल्क फाइबर का कैसे डेवलपमेंट हुआ है। पहले सेरिकल्चर से मतलब इवॉल्व हुआ है, इसकी ब्रीडिंग करते थे, हार्वेस्टिंग टेक्निक है, उसको इस तरह से उसको हार्वेस्ट करके ब्रीड करते थे। अब मॉडर्न प्रोडक्शन में हम उसका क्या करते हैं, हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, स्पिनिंग जो उसका प्रोसेस उसको ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, और उसका डाइंग टेक्निक डेवलप की गई है। तो ऐसे सिल्क और कॉटन में ये चेंजेस हुए हैं, ये डेवलपमेंट हुए हैं। और वूल में क्या होता था, ब्रीडिंग एंड प्रोसेसिंग करते थे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और जैसे जो अच्छी क्वालिटी की सॉफ्ट भेड़ होती थी, और उसी को यूज करके उसी को ब्रीड करवा के फिर वूल का प्रोसेस उससे ही सेलेक्टेड वूल ब्रीडिंग एंड प्रोसेसिंग इम्प्रूव द वूल क्वालिटी थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब ऐसी जो वूल बनाने के लिए शीप्स का यूज किया जाता था, भेड़ का यूज किया जाता था, तो वो होती थी सिलेक्टेड होती थी, जो सॉफ्ट होती थी उसी का ब्रीडिंग करवा के उससे बच्चे होते थे, और फिर उसी एक क्वालिटी को मेंटेन करके रखते थे, और उसी को प्रोसेस करके फिर वूल प्रोड्यूस की जाती थी। मॉडर्न इनोवेशन इस वूल में क्या आया कि अब एक प्रोसेस है, मेरिनो वूल प्रोसेस, वो यूज करने लग गए। उस प्रोसेस में क्या हमें फाइनर एंड सॉफ्टर क्लोथिंग मिलती है। फाइनर सॉफ्टर मतलब फाइन मतलब एकदम पतली और सॉफ्ट मुलायम वूल मिलती है मेरिनो वूल प्रोसेस से।
तो ये है मॉडर्न इनोवेशन इन वूल। अब हम देखेंगे सिंथेटिक। हमने पहले देखा था नेचुरल, जिसके अंदर कॉटन, सिल्क और वूल कवर किए थे। अब हम देखेंगे सिंथेटिक। सिंथेटिक में अर्लियर सिंथेटिक एडवांसमेंट और डेवलपमेंट देखेंगे और मॉडर्न सिंथेटिक एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट देखेंगे। तो और नायलॉन। रेयॉन सबसे पहला रीजनरेटेड सेल्यूलोस और सिंथेटिक फैब्रिक है जो सब्स्टिट्यूट एज सब्स्टिट्यूट ऑफ सिल्क, क्योंकि ये देख पा रहे हैं आप, ये सिल्क के जैसे शाइनी, ये रेयॉन विस्कोस रेयॉन है जो सिल्क के जैसे शाइनी अपीरियंस में है। तो ये डेवलप किया गया था रीजनरेटेड सेल्यूलोस से। और फिर आया नायलॉन। नायलॉन फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ये पूरा केमिकल प्रोसेस से जनरेट किया गया है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1938 में। और फिर आए मॉडर्न सिंथेटिक। मॉडर्न सिंथेटिक में आता है पॉलिएस्टर एंड स्पेंडेक्स। पॉलिएस्टर जो होते हैं वो ड्यूरेबल, रिंकल रेसिस्टेंट, मतलब उनमें सन नहीं पड़ते हैं, यूज्ड इन क्लोथिंग एंड एडवांस होम टेक्सटाइल। पॉलिएस्टर को हमने कपड़ों में भी यूज, हमारे पहनने वाले कपड़ों में भी यूज किया, और जो होम फर्निशिंग, जो होम टेक्सटाइल है, कर्टन्स हैं, पर्दे हैं, सोफे के कवर हैं, उसमें भी हमने पॉलिएस्टर को यूज किया है। फिर है स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स होता है जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है ना, लाइक्रा जिसको बोलते हैं, वो है। ये एक्सेप्शनल स्ट्रेच रिकवरी फॉर एक्टिव वेयर। ये एक्टिव वेयर जो होते हैं, जैसे योगा और करते तब स्ट्रेच होती है हमारी बॉडी, तो हमारा जो पहने हुए कपड़े हैं वो भी उसके साथ स्ट्रेच होते हैं और हमें कंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेंडेक्स, जो आप देख पा रहे हैं ये कितना स्ट्रेचेबल है। ये स्ट्रेच होता है और इसको जब हम रिलीज करते हैं ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये थे सिंथेटिक फाइबर्स के डेवलपमेंट ओवर द पीरियड। ये है अर्ली सिंथेटिक जिसमें रेयॉन और नायलॉन है। फिर मॉडर्न सिंथेटिक है जिसमें पॉलिएस्टर और स्पेंडेक्स है। अब हमारा जो दूसरा नया जो डेवलपमेंट अभी बहुत फोकस्ड में है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है कि सब इसको फॉलो करें, बिकॉज दिस इज अभी सब हम जैसे बात करते हैं सारी चीज़ें इको फ्रेंडली हो, हम अर्थ के लिए, पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए सोचें और हम हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचें। तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इको फ्रेंडली फाइबर्स। इको फ्रेंडली फाइबर्स आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक एंड सस्टेनेबल सोर्सेस। सस्टेनेबल सोर्सेस और रिसाइकल प्लास्टिक से ये बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बैम्बू फाइबर। बैम्बू फाइबर है, हम इसको ग्रो कर सकते हैं, हम इसमें किसी को हार्म नहीं हो रहा है। ये नेचुरल प्रोसेस से हमें जो फाइबर मिल रहे हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं। जैसे ये बैम्बू है और ये बनाना फाइबर, बनाना लीव से जो मिलते हैं वो बनाना फाइबर्स हैं, और ये लायोसेल फाइबर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इको फ्रेंडली फाइबर्स के। अब हम देखेंगे कंक्लूजन। हमने आज पढ़ा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइबर एंड हिस्ट्री अबाउट द फाइबर एंड हाउ इट हैज डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या क्या इनोवेशंस आए, क्या क्या अभी भी एडवांसमेंट हो रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल फाइबर स्पेन फ्रॉम एंशिएंट टाइम, की पुराने ज़माने से चली आ रही है, एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। फाइबर यूज़ करते हैं, जैसे आप हमने देखा है इजिप्ट में लिनन, इंडिया में कॉटन, चाइना में सिल्क, और ये मॉडर्न सिंथेटिक फाइबर और सस्टेनेबल फाइबर तक है। मतलब एंशिएंट टाइम से लेके अभी जो सस्टेनेबल हमारा जो फोकस है, डेवलपमेंट है, वहाँ तक इसकी हिस्ट्री है जो बहुत वास्ट है। और इसका कंटिन्यूस इनोवेशन हो रहा है, इसमें अभी भी कंटिन्यूस इनोवेशन हो रहा है, फाइबर्स आ रहे हैं, अभी भी वर्सेटाइल, ड्यूरेबल है, अंडरस्टैंडिंग फाइबर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। हमें फाइबर की हिस्ट्री और डेवलपमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। इससे हम समझते हैं कि हम कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचें, कैसे अभी इतना इनोवेशन और डेवलपमेंट हुआ है, कैसे क्या क्या प्रोसेसेस हुए हैं पास्ट में, और अभी क्या क्या पोटेंशियल है फ्यूचर में, हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं।
तो thank you so much. This was the first topic of textile fiber and yarn. We'll be understanding the classification in the next lecture. So thank you so much.